नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धारचूला में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया है। आपको बता दें, पेलसेती झरने के पास भारी भूस्खलन के कारण सड़क जो है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। भूस्खलन इतना तीव्र था कि सड़क का लगभग 10 मीटर हिस्सा पूरी तरह से बह गया, जिससे आवागमन जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। इस मार्ग में सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर जा रही पोलिंग पार्टी भी बीच रास्ते में फंस गई। मार्ग बाधित होने से यात्रा, सुरक्षा, प्रशासनिक गतिविधियां जो है वो प्रभावित हो रही है। आपको बता दें, प्रशासन की ओर से सड़क को खोलने के लिए प्रयास जो है वो लगातार जारी है, लेकिन दुर्गम क्षेत्र और लगातार हो रही बारिश के चलते कार्य में बाधा आ रही है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द मार्ग को सुचारू रूप बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार हो रही बारिश और ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में तेज वर्षा के कारण अलकनंदा नदी का जल स्तर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, सोमवार को नदी का जल स्तर 625.06 मीटर दर्ज किया गया था, जो चेतावनी स्तर से 626 मीटर बेहद कम है, जबकि खतरे का स्तर जो होता है वो 627 मीटर होता है। जल स्तर में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता जो है वो बढ़ा दी है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं। साथ ही एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिले में किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी जो है वो लगातार की जा रही है और हर स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बनाए रखें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। यह भी अनुरोध करना है कि नदी किनारे जाने से बचें। क्षेत्रों में लगातार। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हालात जो है वो बेकाबू हो गए हैं। कई नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रुड़की के खेड़ी गांव की ताजा तस्वीरें बताती हैं कि सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं और बच्चों के लिए ये सड़कें जैसे वाटर पार्क बन गई हैं। घरों की दीवारें ढह रही हैं और इन भयावह दृश्यों के बीच ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी नहीं है, भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री ने इस पर सख्ती दिखाई है। तहसील और ग्राम स्तर के अधिकारी बेपरवाह और लापरवाह नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि पिछली बारिश में भी गांव में पानी घुसा था, तब कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दौरा किया था, मगर उसके बाद कुछ खास नहीं बदला। अब ग्रामीणों के बीच रात गई बात गई जैसी कहावत चर्चा का विषय बन गई है। डाडा जलालपुर में दीवार गिरने और डाडा पट्टी में टीन शेड गिरने की सूचना पर भी प्रशासन की ओर से कोई त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने खुद अधिकारी कितने मौके पर चुस्त है इसके बारे में जानकारी दी। अजी इसकी निकासी नहीं है पानी कहीं भी, बस थोड़ा सा पानी उधर को जा और वही चारों तरफ मार्ग होंगे भर जा, वही गोड्डो गोड्डो पानी हो रहा है। घरों में बीमार हो गए थे लोग, इतना पानी था, छत्ती छत्ती पानी भर रहा था गाँव में, फिर बुरा हाल होएगा था जी। तो क्या निस्तारण है जी इसका, सरकार करेगी जो करेगी, हमारे तो बस का कुछ है नहीं जी। हम तो जी के पहले टाइम से जो है एक पुलिया बनी हुई थी जो कालसो रोड गई हुई, और वह पुलिया बंद कर दी गई। और अगर उसके लिए हमारे गांव के या प्रधान जी या और कोई आदमी कोशिश करें तो ये लोग जो कालसो गए है यानी गाड़े लोग ये सामना करें कि हम इस काम को नहीं करने देने के। अब इनके बारे में सरकार ही सोच सके कि क्यों नहीं ऐसा करने दे। तो विधायक भी आई थी, विधायक भी आई थी, लेकिन उसने जो है तो
कोई तवज्जो नहीं दी। ये सब कुछ तो सब मालूम है कि हाँ भाई ये हर साल आना इस गांव के अंदर पानी भरा और पूरे रोड को पानी इधर जाने की वजह से फिर ये इधर परवा साइड में ढल रहा सारा। तो कुछ वजह तो वो तो होगी कि भाई किस तरह पानी इसका बदला जा सके। इसका बदलाव यही हो सकता है जी कि ये पुलिया खुल जानी चाहिए सामने की। ये जो धुर की धुर रोड के अलावा जो है जार है और इनके जो है तो अलावा धुर की धुर ये पुलिया थी वो पुलिया बंद कर दी इन लोगों ने। अगर सो खोलने की कोशिश करा तो नहीं खोलते, ये लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाए लोग। अच्छा, अभी विवाद भी हुआ था कुछ? जी हाँ, पहले भी यही बात हुई थी कि भाई इसे पुलिया को खोल लो। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रामनगर तहसील से है, जहां लगभग 24 किलोमीटर दूर जंगलों और कोसी नदी के पार बसा आपदाग्रस्त राजस्व गांव चुकुम हर बरसात में मुख्य धारा से कट जाता है। आपको बता दें, जो इस गांव के करीब 120 परिवार खासकर बच्चे 1993 से सुरक्षित विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन 3 दशक बीतने के बाद भी ना कोई स्थायी समाधान है और ना ही कोई ठोस प्रशासनिक पहल है। इस बार भी गांव का विस्थापन अधर में लटका दिख रहा है। बता दें कि चुकुम गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए रोजाना कोसी नदी को पार करके करीब 3 किलोमीटर दूर मोहान स्थित राजकीय इंटर कॉलेज जाना पड़ता है। ये काम आसान नहीं होता, खासकर मानसून में जब नदी उफान पर होती है। बच्चे ड्रेस और किताबें बैग में रखकर बैग को सिर पर उठाते और एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करते हुए। कोई पुल नहीं, कोई नाव नहीं, सिर्फ हौसला और मजबूरी है। मेरा नाम सालू रावत है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ और हमें यहाँ बहुत दिक्कत होती है। आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा पानी है। अभी तो फिलहाल आपको कम पानी दिख रहा है, बट जब आता है तो फिर यहाँ पूरा कुछ नहीं दिखता। उस समय बहुत ज्यादा पानी रहता है, हम स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है। फिर टीचर लोग भी डांटते हैं करके आप स्कूल क्यों नहीं आए। फिर मैम लोग कहते हैं करके आपसे जल्दी आना, बहुत डांट पड़ती है स्कूल में। फिर हम बैग सर पे रखते हैं और फिर आते हैं। कभी तो चोट भी लग जाती है, किसी को बुखार आता है, फिर भी हम आते हैं। क्या मांग करते हो बेटा? हम यहाँ से जाना चाहते हैं, बस विस्थापन हो जाए। मेरा नाम पिंकी है। तो सर यहाँ बारिश की दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, तो यहाँ विस्थापन के लिए होना चाहिए। और स्कूल लेट जाते हैं तो उससे टीचर लोग कहते हैं तुम लेट में कहाँ से आ रहे हो। सर कपड़े पे चेंज करने जाते हैं, मैम लोग से बोलते हैं कि कहते हैं सर मैम क्या वो मैम कपड़े चेंज करने में दिक्कत हो जाती है। मैम लोग कहते हैं कल से जल्दी आना है, ऐसा आना। घर वाले बोलते हैं आज मत जाओ स्कूल, तो बारिश वारिश हो रही है। फिर भी हम स्कूल आते हैं क्योंकि टीचर लोग बोलते हैं आपकी रिश्ते काट के हाथ पे दे देंगे, ऐसे दे देंगे, वैसे दे देंगे बोलते हैं। और फिर हम नदी तैर के आते हैं, हाँ पानी भराता है, स्कूल नहीं आते हैं। तो अभी घर भी हमारा बह गया था, तो फिर ऐसे आए 4-5। क्या करते हो? हाँ, क्या मांग करते हो? विस्थापन होनी चाहिए गाँव का। कुलदीप सिंह रावत है, मैं ये चुकम से वो करता हूँ, यहाँ से स्कूल जाता हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं का निवासी में भी। और सर यहाँ से बहुत दिक्कत होती है हमें, वहाँ से कुछ भी सामान ना हो, ये स्कूल की समस्या है। 8:30-9 बजे तक स्कूल पहुँचते हैं, 7 बजे का स्कूल है और बरसात के टाइम में बहुत लेट होती है हमें। और जैसे बरसात मतलब बारिश हो गई ना तो हमको घर में भी रुकना पड़ता है। परसों क्या हुआ, हम यही बारिश हो रही थी तो बहुत हम करीबन 8 बजे करीबन बारिश हुई थी, 8:30 बजे तक हम मतलब 9 बजे तक स्कूल में पहुँचे। 7 बजे का स्कूल था तो 9 बजे स्कूल पहुँचे। इस वजह से हमको ये कोसी वगैरह बारिश की वजह से हमको बहुत लेट हो जाती है बरसात के टाइम में। सर हमारी मांग तो यही है कि हमारी समस्या को देखते हुए सर इसे क्लियर किया जाए और ये गांव का जल्द से जल्द विस्थापन किया जाए। मुझे चुकम के पहुंचने के लिए कोसी नदी को पार करना पड़ रहा है और कोसी नदी का जो स्पान है वो काफी ज्यादा है और उतने ज्यादा स्पान के लिए पूरा कोई प्रस्ताव यहाँ पर नहीं है। यद्यपि चुकम गांव को विस्थापन का प्रस्ताव भी चल रहा है। पूर्व में चुकम गांव के लिए लैंड देखी गई थी, उसके पश्चात उसमें वहाँ पर पौधारोपण होने के पश्चात उस लैंड को इन्वेस्ट करने के बाद जसपुर के पास में क्षेत्र में वन क्षेत्र की रेंज में पुनः उस लैंड सेलिंग के लिए वहाँ पर गाँव जाने से मना कर दिया है। अब पुनः जो है हमने आम पोखरा के पास पे थर्ड लैंड को चिन्हीकरण किया हुआ है। अब उसका चिन्हीकरण करने के बाद गाँव वासियों से सहमति प्रदान करने के बाद विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। चुकम गाँव के लिए हम लोगों ने वैकल्पिक मार्ग जो कि नदी के जलस्तर कभी बढ़ जाता है तो वैकल्पिक मार्ग जो कि पिंकी से होते हुए जाता है चुकम तक के लिए, उसका कल निरीक्षण किया था। सिर्फ फॉरेस्ट विभाग, ग्राम विकास विभाग और सिंचाई विभाग सभी विभाग से लोग अधिकारी भी आए हुए थे। और ये बेसिकली तो आपका जो फॉरेस्ट की बटिया है उसका तरह से यूज कर रहे थे उसमें। और लेकिन बटिया की स्थिति अभी वर्तमान में काफी खराब है और उसमें काफी स्थानों को 5 जगह पर उसमें अभी
रौली भी हमने बीच में देखी है, इसमें एक आध रौली में पानी भी था, बाकी रौली में पानी नहीं है। लेकिन वर्षा काल होने पर बहुत ज्यादा वर्षा होने पर भी पानी आ सकता है। जब भी एक रास्ता है, विकल्प प्रोसेस के उपयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा, गाँव में घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन चुकम के लिए फिलहाल अभी हम लोगों पर ट्रैक्टर्स और राफ्ट की व्यवस्था की है और जेसीबी वहाँ पर खड़ा रहेगा, 3 व्यवस्था कर रखी है, ताकि अगर जलस्तर बढ़ता है और नॉर्मल स्तर का भी रहता है तो हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से और जेसीबी के माध्यम से वहाँ पर उनको पहुँचा देंगे। ज्यादा पानी बढ़ने पर फिर राफ्टिंग के माध्यम से फिर आवागमन करवाएंगे। चुकम गांव के लिए विस्थापन का प्रस्ताव ओरिजिनली आमपोखरा में ही बनाया गया था और अभी भी उस पर विचार चल रहा है। उसमें थोड़ी सी लैंड कम होने की बात सामने आई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जितनी आवश्यकता है उतनी अवेलेबल नहीं होने की बात, तो उसको हम लोग दिखा रहे हैं। साथ में जो दोनों विकल्प हैं वो गांव के लोगों को एक टीम बनाकर दोनों विकल्प दिखाए जाएंगे। जो भी बेहतर विकल्प होगा उसमें जो विस्थापन की प्रक्रिया है वो पूर्ण करी जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देश भर में श्रावण मास को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इस महीने में विशेष रूप से शिव भक्त कांवड़ यात्रा के माध्यम से हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर लौटते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन किया है। इस रूट डायवर्जन का असर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है, जहां NH 74 पर भारी वाहनों को रोक दिया गया। आपको बता दें, इससे उत्तराखंड बॉर्डर पर ट्रकों और अन्य भारी वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं चालकों और मालिकों की माने तो कांवड़ यात्रा के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवरों का कहना है कि नेशनल हाईवे पर 4 लाइनें हैं, जिनमें से एक लाइन कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षित रखकर बाकी लाइनों से ट्रैफिक को निकाला जा सकता था। खड़ी गाड़ियों से डीजल चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे वाहन मालिकों में नाराजगी देखी जा रही है। ड्राइवरों ने सरकार से अपील की है कि वो उनकी स्थिति को गंभीरता से ले और उचित इंतजाम करें, क्योंकि उनके घरों में परिजन भी चिंता में हैं। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤਾ ਉਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਰੋਡ ਪਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰਲੇ ਰੋਡ ਪਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੁਣ ਡਬਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 6 ਮਾਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ? 3-3 ਦਿਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਉੱਕਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਗੱਡੀ वालों को दे दें। बेनती है। मेरा नाम निशान सिंह है। हमको बहुत दिक्कत आ रही है जी, परसों के खड़े हुए हैं, ना कोई खाना है ना कोई पानी है, कुछ नहीं मिल रहा है। इधर गाड़ी लगाते हैं साइड में तो रात को डीजल चोरी हो जाता है, तो क्या करें? हमको छोड़ा जाए, हमारी तो ये रिक्वेस्ट है। हम इधर बॉर्डर पे खड़े हैं, उत्तराखंड वाले बॉर्डर पे हैं जी, तो हमारी रिक्वेस्ट है, हम प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी बात सुनी जाए, हमको छोड़ा जाए। हमने पंजाब जाना है, अपने घर जाना है, हमको सारा परिवार उड़ीक रहा है। आज से 3-4 दिन हो गया इधर फंसे हुए, गाड़ी की किस्तें हैं, क्या करें? बहुत परेशानी है, बहुत परेशान हो रहे हैं। नहीं देखिए, त्योहार का सबको पता होता है, सरकार को पहले से तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि वाहनों को अगर ट्रांसपोर्ट रुकेगा तो दिक्कत तो आने वाली, सामग्री इधर से उधर नहीं जाएगी। लेकिन मार्ग क्योंकि कोई बंद कर देना इसका समस्या का समाधान नहीं। प्रशासन को सरकार पहले ही अगर व्यवस्था बना दे तो मैं समझता हूँ ना कांवड़ियों को दिक्कत होगी ना आम जनता को दिक्कत होगी। लेकिन कांवड़ के नाम पे जो हुड़दंग हो रहा है वो ठीक नहीं है। आपने आजकल वीडियो देखी होंगी, हरिद्वार में बहुत हुड़दंग काट रहे हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर कोई भी हुड़दंग हो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर मसूरी से है, जहां टैक्सी यूनियन के बीच लंबे समय से जारी विवाद अब समाप्त हो गया है। आपको बता दें, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और नियम उल्लंघन के आरोपों को लेकर दोनों पक्षों में तीखा तनाव था, लेकिन SSI किशन कुमार की मध्यस्थता में देर शाम हुई बैठक में 6 बिंदुओं पर सहमति बनाकर विवाद का समाधान कर लिया गया। आपको बता दें, बैठक के बाद एक लिखित समझौता तैयार हुआ, जिसमें भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के नियम तय किए गए। मसूरी टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र पंवार ने किंग क्रेग यूनियन पर अनुशासनहीनता और अवैध संचालन के आरोप लगाए, जबकि किंग ट्रेन यूनियन के पूर्व अध्यक्ष सुमित कुमार ने खुद को कानूनी रूप से पंजीकृत संगठन बताया और टैक्सियों को जबरन रोकने की शिकायत की। ASI किशन कुमार ने स्पष्ट किया कि यदि कोई यूनियन भविष्य में समझौते का उल्लंघन करती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तब से हमारी गाड़ियों को जबरन पिक्चर वाली इस पे लाइब्रेरी चौक पे जगह जगह पे उतारा जा रहा है, हमारी सवारियां उतारी जा रही हैं, हमारे ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है, सवारियों को परेशान किया जा रहा है। हम अपनी मांग लेकर सुबह से 2 बार थाने में आ चुके हैं, पर मसूरी पुलिस थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सुबह से। हम फोन कर रहे हैं तो कोई ना प्रशासन बैरियर पे आ रहा है कि उन्हें रोका जाए किसी तरीके से कि हमारी सवारी ना उतारे, जिससे हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है। सर हम लोग कहाँ से रोजी रोटी का वो करेंगे अगर इसी तरह से गुंडागर्दी करके ये लोग हमारी सवारियां उतारेंगे? इन पे कोई राइट नहीं है, कोई लीगल वे नहीं है सर कि नहीं इन पे कोई परमिशन हो हमारी सवारियां उतारने की या गाड़ियां रोकने की, या आरटीओ से अगर कोई परमिशन लाए हैं, डीएम ऑफिस से कोई परमिशन लाए हैं, कहीं से भी अगर कोई परमिशन लाए हैं तो ये हमें दिखाए कि हाँ ये हमारे पास परमिशन है, हम तुम्हें सवारियां उतार सकते हैं तुम्हारी। पर जब इन पे कोई परमिशन नहीं है सर तो हमारा रोजगार छीनने का इन पे क्या अधिकार है? हम तो एक अपनी स्वतंत्र संस्था है जिसका हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है हमारे पास। उसके बावजूद मसूरी टैक्सी कार एसोसिएशन के लोग गुंडागर्दी करके हमारी ये सवारियां उतार रहे हैं, घरों में कह रहे हैं हम तुम्हें शहर में नहीं चलने देंगे। सर इसमें देखिए अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम यही पुलिस चौकी में अपनी सारी गाड़ियों में खड़ी कर दूंगा। अनिश्चितकालीन एक धरना दूंगा पुलिस स्टेशन में। सारी मेरी 200 गाड़ियां हैं, मैं 200 की 200 गाड़ियां मसूरी पुलिस चौकी में लाके खड़ी कर दूंगा सर अपनी, अगर मेरी गाड़ियां इस तरीके से रोकी गई और मसूरी पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया इस चीज में। पत्र व्यवहार करके भी बुलाया है बैठक के लिए, ये उसके बावजूद भी ये लोग उन्होंने समय दिया, नहीं आए। उसके बाद हम लोग थाने में बैठे हैं, कृष्ण कुमार जी के सामने इन्होंने 5 बिंदु लिख के दिए कि भाई ये हमारी शर्तें हैं, 5 हमने दिए, ये मान गए। उसके बाद हमने उसमें साइन करके समझौतेनामा पे और अपना हम इधर आ गए। लेकिन इनका जो सचिव है वो कहता कि मेरे 6 गाड़ी है, मैं कैसे चलूँगा नंबर से? मैंने इन्होंने अपने लिए बनाई है, मैं तो नहीं चल सकता, मैं इसका पालन नहीं करूँगा, तो इस तरह की कैसे चल पाएगा यूनियन? हम लोगों की यूनियन है, देखिए हमारे ये कैंपटी पॉइंट है, ये गाड़ी लगी हुई है, देहरादून पॉइंट गाड़ी वहाँ, हम इन लोगों को सवारी करके उसके बाद स्लिप काटते हैं, उसके बाद इनको बेचते हैं। ये होता है यूनियन का काम। ये नहीं कि आप सड़क में कहीं चौराहे पे कहीं होटल में कमीशन दे के और फिर सवारियाँ उठा रहे हो। हमारा ये विरोध है। हमारा कहने का मतलब है कि आपकी यूनियन चलानी तो आप चलाओ, लेकिन अपनी जो जगह आपकी है आप वहाँ से चलाओ, वहाँ से गाड़ी भर के भेजो, ना कि सड़क में। उससे क्या हो रहा है, ट्रैफिक की व्यवस्थाएँ खराब हो रही है, आने जाने जो टूरिस्ट है उनकी व्यवस्थाएँ खराब हो रही है, हर चीज़ की व्यवस्था खराब। वो लोग हमें बोलते हैं, चाहे वो एज अध्यक्ष हो मसूरी का या थाना प्रभारी हो, कि जी प्रधान जी आप क्या कर रहे हो? भैया हमारी तो गाड़ी नहीं हो, हम क्या करें? तो आपको बता दें मध्यस्थता के बीच ये समझौता हुआ। किशन कुमार जो है वो वहां पे पहुंचे, 6 बिंदुओं पर सहमति बनी। आपसी सहमति के बाद ये झगड़ा जो है वो कम किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के किच्चा क्षेत्र के पिपलिया मोड़ पर गौ हत्या की तैयारी कर रहे 2 कुख्यात तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें सूचना मिलते ही पुलभट्टा, दिनेशपुर, पंतनगर और सितारगंज थानों की पुलिस टीमों ने मोर्चा संभाला, लेकिन तस्करों ने आत्मसमर्पण के बजाय पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों के पैर में गोली मार दिया और उन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें एसएसपी मणिकांत मिश्रा के अनुसार दोनों आरोपी पहले ही गौ हत्या के मामले में नामजद है और अब उनसे आगे की पूछताछ जो है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के उत्तराखंड राज्य को भय मुक्त एवं अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पूर्व किच्छा थाना क्षेत्र में एक गौवंश की हत्या कुछ गौ तस्करों के द्वारा की गई थी। इस पर संबंधित धाराओं में अपराध पंजीकृत कर उसके सफल अनावरण के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से घटना में शामिल 3 अभियुक्तों की पहचान की गई और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए गए। इसी क्रम में आज मुखबिर से यह सूचना प्राप्त हुई कि पिपलिया मोड़ के पास पूर्व की गौकशी की घटना में शामिल 2 अभियुक्तों के द्वारा एक गौवंश को काटने के लिए ले जाया जा रहा है। किच्छा प्रभारी निरीक्षक के द्वारा इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की गई, किंतु गिरफ्तारी से बचने के लिए इन दोनों अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। पुलिस के जवाबी फायर में इन दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। इन घायल अभियुक्तों को, जिनका नाम काफिल और अजीम है, जो सिरोली कला के रहने वाले हैं, गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। उपचार के उपरांत इनसे पूछताछ से यह पता चला कि बंगाली कॉलोनी की घटना में इनके साथ एक अन्य अभियुक्त मोनिस भी शामिल था। कफील पूर्व में भी हत्या एवं गौकशी के मुकदमे में और अजीम चोरी एवं गौकशी के मुकदमे में जेल जा चुका है।
इन अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। डोईवाला नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 और 14 में गुलदार की बढ़ती हुई गतिविधियों से परेशान स्थानीय नागरिकों ने कांग्रेस के परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में लक्ष्मीवाना वन रेंज अधिकारी मेधावी कृति सेठी को एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्र में गुलदार की निगरानी और पकड़ के लिए कैमरे और पिंजरे लगाने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। स्थानीय निवासियों ने बताया कि गुलदार की सक्रियता से क्षेत्र में भय का माहौल है और बच्चों और बुजुर्गों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस मौके पर अमित सेनी, गौरव मल्होत्रा समेत कई नागरिक जो है वो मौजूद रहे, जिन्होंने वन विभाग से त्वरित कार्रवाई की अपील की। अधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार चुनाव पर दबाव बनाकर काम कर रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो रही है। प्रीतम सिंह ने भारी बारिश के बीच चुनाव कराने और उससे पहले प्रशासक बैठाने को लेकर मंशा पर सवालिया खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रद्द न होने की स्थिति को भी चिंताजनक बताया और निष्पक्ष चुनाव की मांग दोहराई है। मैंने कहा ना कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन आयोग का रुख रहा है, वो स्वतंत्र होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। पहली बात तो ये है कि जब पंचायत चुनाव का कार्यकाल समाप्त हुआ था तो उसके बाद चुनाव करा देने चाहिए थे, लेकिन उस समय प्रशासक जो है बैठाने का काम किया गया। प्रशासक भी कैसे बैठाए ये सरकार ने जो है आपने सब देखा है। उसके बाद पंचायत चुनाव को जो है लेकर के प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो ऐसी भरी बरसात में सरकार ने कहा कि नहीं, हम तो पंचायत चुनाव कराएंगे, उस पर आमादार है। आप पंचायत चुनाव कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है, हम एक राजनीतिक दल हैं तो हम चुनाव में हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं। और न्यायालय में जिस तरीके से वाद गए और उसका निस्तारण नहीं हो पाया तो ये गंभीर विषय है। अब सरकार जो है हर जगह दबाव बनाने का काम कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में आईटी के बेहतर मॉडल को अपनाकर प्रभावी और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि एक यूनिफाइड ऐप के जरिए सभी जानकारियों और सेवाओं को जोड़ा जाएगा, जिससे जनता को सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। सीएम ने आगे ये भी बताया कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई गेम चेंजर योजनाएं जो है वो शुरू की जाएंगी। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने, उनके उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने और उद्यमशाला प्रशिक्षण केंद्रों को अधिक प्रभावी बनाने पर भी चर्चा की गई। सीएम धामी ने इन पहलों को प्रदेश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। आज आईटी डिपार्टमेंट, शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की और ये समीक्षाएं हम निरंतर कर रहे हैं, लेकिन इस समय हमने कुछ समीक्षाओं के लिए, क्योंकि राज्य का हमारा स्थापना दिवस नज़दीक है, 25वें साल का स्थापना दिवस, तो इसमें गेम चेंजर योजनाएं अर्बन क्षेत्र में और कैसे अच्छा काम हो सकता है। ग्रामीण विकास विभाग राज्य के अंदर जो बहुत सारी हमारी महिला उद्यमियाँ हैं, छोटे छोटे उत्पाद बनाती हैं, उन सभी को आगे कैसे लाया जाए। सीमांत क्षेत्रों में लोगों को, और जो हमारे इंक्यूबेटर सेंटर जो चलते थे हमारे उद्यमशाला, अब हमने उनका नामकरण करा है उद्यमशाला। उन उद्यमशाला प्रशिक्षण केंद्रों में लोगों को प्रशिक्षण देकर उनके होने वाले उत्पादों को कैसे अच्छा बाजार मिले, कैसे अच्छा उनका विपणन हो, उस पर पूरी तरह से आज चर्चा हुई है। इसी तरह से आईटी के क्षेत्र में और अच्छा मॉडल बनाकर लोगों को ठीक सेवाएं, त्वरित रूप से सेवाएं मिलें और एक ऐप के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जानकारी संचारित हो।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण के प्रचार अभियान में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं कार्यकर्ताओं ने भी पूरे जोश के साथ अपना सहयोग दिया है। आपको बता दें, बीजेपी को पूरा भरोसा है कि 24 जुलाई को होने वाले पहले चरण के मतदान से ही ये संदेश स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश की जनता एक बार फिर बीजेपी के साथ खड़ी है या नहीं। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमण ने बताया कि दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को होने वाले मतदान की तैयारियां भी जोरों पर है। पार्टी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाकर आम जनता को लाभ दिला रही है। धनखड़ जी के इस्तीफे के पीछे क्या होगा कारण? क्या बोला जब वो यहाँ है तभी भी उनकी तबीयत खराब थी मेरे ख्याल। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।